हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले समझने वाले हैं, मतलब आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ चेंजेस करते हो तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि जब हमारा मैग्नेटिज्म में कोई कुछ चेंज आता है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे कि कैसे बी में चेंजेस आने से, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है या करंट कैसे क्रिएट होता है, और करंट में चेंजेस आने से कैसे मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। ये एक्चुअली में करंट और मैग्नेटिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स। एक्चुअली आप कह सकते हो कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक साइड हेड है, एक साइड टेल है, बट ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो अब अपन बिल्कुल भी टाइम और नहीं लेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर हमें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो कि आपके नीट, IIT JEE या CSIR नेट या गेट एग्जाम में आते हैं, तो आपको एक फंडामेंटल फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। इनमें से जो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूलेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स को हम फाई से प्रेजेंट करते हैं, और फ्लक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन B.ds। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, तो फ्लक्स को सिंपली B.S पे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको चाहें तो BS cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब चलो मैं सब कुछ समझाऊंगा। देखो, फ्लक्स का मतलब होता है कि एक सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस होती हैं, है ना। अगर फ्लक्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ से ज़्यादा लाइंस पास होती हैं उस पर्टिकुलर सरफेस से, और अगर फ्लक्स की वैल्यू कम आती है, इसका मतलब होता है कि कम लाइंस पास होती हैं, और अगर फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वहाँ से मैग्नेटिक लाइंस पास नहीं होती, मतलब उस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर हर एक सरफेस का, अगर ये कोई सरफेस है तो उसका जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस का, उसको, उसके यूनिट वेक्टर को हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है सो बी, तो यूनिट वेक्टर एन जो कि सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में जो एंगल होता है उसे हम थीटा कहते हैं। आई होप सो आप समझ गए होंगे ये एंगल थीटा क्या है। जैसे कोई भी सरफेस है एस, तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इसे हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है एन और बी के बीच में, इसी को थीटा कहते हैं। यही थीटा आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आई होप सो दैट्स क्लियर टू यू। क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए हम फाई बी यहाँ पर लिख सकते हैं। बच्चों, बहुत ही सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, इसलिए इस चैप्टर को आप लोगों के लिए इसे अच्छे से कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस आते हैं। वहीं आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कैपेसिटर वाला चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से काफ़ी इजी और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फैराडे लॉ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे लॉ, देखो बच्चों, फैराडे लॉ ये बोलता है कि
अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो आप निकालिए कि किस रेट से हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो फ्लक्स क्या है आपका, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, एंड इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई कॉइल है, ये मान लीजिए कॉपर की कॉइल है, ठीक है, सपोज दैट इज अ कॉपर कॉइल। अगर आप यहां से मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं इससे, ठीक है, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हमने पास किया, तो अगर हम इससे मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं तो बेसिकली यहां पर कुछ फ्लक्स बन रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इस सरफेस से पास हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर क्या करें, इस b की वैल्यू को चेंज करें या हम सरफेस को चेंज करें, तो देखिए फ्लक्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, b डॉट डी एस। तो फ्लक्स को चेंज करने के, या मैं सिंपली b को कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो b डी एस, सॉरी, सो बी एस कॉस थीटा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे तरीके हैं फ्लक्स को चेंज करने के। अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो भी हम यहाँ पर आप देखोगे हमारा थीटा चेंज होता है। अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू में कुछ चेंजेस लाएं तो भी यहाँ पर आप देखोगे फ्लक्स चेंज हो सकता है। और या हम इस सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है, ऐसा अगर हम इसमें कुछ चेंजेस लाएं तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो फ्लक्स को बहुत तरीकों से चेंज किया जा सकता है। इसको घुमा के चेंज किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको घुमाएंगे हम तो थीटा चेंज होगा, जिससे फ्लक्स की वैल्यू में चेंजेस आएंगे, ठीक है। एस से चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से चेंज कर सकते हैं, यूजली घुमाया जाता है, ठीक है। इसे ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी घुमाया जाता है, जिसके कारण फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप यहाँ कोई भी कॉइल है, अगर उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, अगर वो फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। और हमारा फैराडे लॉ यही कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, समझ में आया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसको आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से, ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें करंट निकालना पड़ता है, तो करंट इक्वल टू होता है ई अपॉन आर, ठीक है। तो आप उस केस में यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो ऐसे आपको करंट मिलेगा। कई बार हमें चार्ज निकालना पड़ता है, तो डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी, आप देख सकते हो। तो इसकी मदद से हमें यहाँ से इसी की से चार्ज भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, वी कैन गेट द चार्ज ऑल्सो। तो डी क्यू, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस डी फाई, तो लेट्स कॉल इट एज डेल्टा फाई अपॉन आर। तो आप ऐसे चार्ज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोशनल ईएमएफ। जैसा नाम वैसा काम, मोशनल ईएमएफ। देखो अब आगे के लिए एक चीज ध्यान रखना, देखो क्या है कि अगर हमारे पास से दिस इज द पेपर, चलो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं, मान लो ये पेपर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की तरफ ऐसे पास हो रहा है इस पेपर से, तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पेपर बना दिया, ठीक है, या जो भी है, ठीक है, प्लेन बना दिया, और अब हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम यहाँ क्रॉस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम ऐसा करें, ठीक है, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये हमारा प्लेन हो गया, इसमें एक डॉट रख कर ऐसे 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 रखेंगे, तो आप समझ गए मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये इसका मतलब होता है इनवर्ट्स द पेपर, इसका मतलब होता है अपवर्ड्स द पेपर, ठीक है, दैट इज इनवर्ट्स द पेपर, इनवर्ट्स द पेपर, एंड दैट इज अपवर्ड्स द पेपर, अपवर्ड्स द पेपर, ठीक है। अब आपको मोशनल ईएमएफ समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी इजी। देखो क्या होता है, देखो हम डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे, ठीक है, डेरिवेशन पर जाने का कोई मतलब भी नहीं है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वी हैव। अब आप समझ गए हैं, इट इज इनवर्ट्स द पेपर, है ना। अब अगर हम यहाँ पर एक रॉड रखते हैं, मेटेलिक रॉड, जैसे कॉपर रॉड हो गई, और इसकी लेंथ से एल है, ठीक है। अगर हम इसको आगे की तरफ v वेलोसिटी से ले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो गया, है ना, और इसी ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मोशनल ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मोशनल ईएमएफ डेल्टा वी इक्वल्स टू होता है बी एल वी, बल्ब, ठीक है, याद रखना, बहुत इजी है, बी एल वी। बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, एल इसकी लेंथ है, ठीक है, एंड एल जो वी जो है यहाँ पर ये वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हम इसको आगे की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इट्स वेरी इजी, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। और ये जो डायरेक्शंस है जैसे हमने बताई हैं आपको, ठीक है, अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो प्लस साइन यहाँ और नेगेटिव साइन यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ में आएगा बच्चों। इसके बाद हम आने वाले हैं एक्चुअली में लेंज लॉ की तरफ, और इससे लेंज लॉ वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, ठीक है, बट मैं यहाँ पर इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ। पहले हम लेंज लॉ को सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। लेंज लॉ कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली ये बोलता है कि जो भी चीज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्रिएट करती है, ठीक है, तो नेचर उसको अपोज करता है, ठीक है। जैसे कि ये है साउथ एंड ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पर से एक वायर लूप रख देते हैं इस टाइप से, तो बेसिकली जब हम इस मैग्नेट को पास में लाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स, देखो पहले जो फ्लक्स था वो ऐसा निकल रहा था, और अब जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, अब जो फ्लक्स है वो ऐसा निकल रहा है, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है, ठीक है, पहले जो निकल रहा था फ्लक्स वो ऐसा था, ठीक है। अब जब ये चीज़ पास में आ गई तो जो फ्लक्स निकल रहा है, ये चारों लाइन्स अब ऐसे अंदर से निकली, तो आप देखोगे फ्लक्स बढ़ गया। अब फ्लक्स बढ़ने के कारण यहाँ क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है करंट दौड़ रहा है अब, है ना। अब ये करंट का डायरेक्शन कैसे पता लगेगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है तो बेसिकली जो चीज़ जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस होता है नेचर उसको अपोज करता है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में कौन सा पोल इंड्यूस होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है, कौन सा पोल इंड्यूस होगा, नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा तो ये इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा। नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इसको अपोज करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर हम हमारी मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम अपनी मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो यहाँ पर जो है निकलने वाला फ्लक्स कम हो जाएगा, जिस, और अगर यहाँ है नॉर्थ, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि मैग्नेट हमारी दूर जा रही है तो उसको नेचर चेंज अपोज करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल इंड्यूस होगा, ठीक है, मतलब इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर हम हमारी मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो यहाँ पर साउथ पोल इंड्यूस होगा, और अगर मैग्नेट को पास लाते हैं तो नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। कुल मिला के लेंज लॉ ये कहता है कि जिस भी चीज़ से ईएमएफ इंड्यूस होता है नेचर उस चीज़ का अपोज करता है, ठीक है। लेंज लॉ एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट अभी फिलहाल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। लेंज लॉ के से ही बने हुए दो लॉ हैं। पहला लॉ है RIN, रिन, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल लॉ है, आप इसको ध्यान रखना। देखिए ये इसका मतलब होता है राइट साइड, इसका R मतलब होता है राइट साइड, I का मतलब होता है इंक्रीजिंग, और N का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है। देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, और अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, और अगर यहाँ पर कोई लूप रखा हुआ है,
ठीक है, अगर यहाँ पर कोई वायर लूप है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, ठीक है, मतलब यहाँ जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसका हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, आगे के लिए। स्टूडेंट्स, अब एक और दूसरा रूल है जिसे हम इन रूल कहते हैं, इन रूल, ठीक है, तो इन रूल को मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इन रूल क्या कहता है, इन रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई लूप है, ठीक है, और यहाँ पर इनका मतलब होता है इनवर्ड्स, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और यहाँ पर ये कहता है कि अगर, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ट्स, आई से इनवर्ट्स एंड इंक्रीजिंग, और अगर मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, ठीक है, इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स द पेपर एंड द फील्ड इज इंक्रीजिंग, और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जो पोल, तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ बनेगा आपका एन, ठीक है, सो हियर देयर विल बी एन, ठीक है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। अब बच्चों हम आ जाते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ। बच्चों मैंने ये देखा है कि यू नो व्हाट की सेल्फ इंडक्टेंस है तो बहुत इजी, बट जब बच्चे क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो उनको फॉर्मूले ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता कि सेल्फ इंडक्टेंस का आखिर फॉर्मूला है तो है क्या, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन याद कर लेते हैं। तो बच्चों मेरी एक सजेशन है आपसे कि आप ना लिमिटेड फॉर्मूलेज याद रखें, ठीक है, ऐसा नहीं कि सेल्फ इंडक्टेंस का एक और दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले, चार फॉर्मूले याद रख लिए, ऐसा नहीं करना है आपको ना, सिंपली दो फॉर्मूले याद रखने सेल्फ इंडक्टेंस के, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं दो फॉर्मूलेस को याद रखना है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो दो फॉर्मूलेस मैं आपको बताऊंगा इन्हीं को आप ध्यान रखना। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, सेल्फ इंडक्शन होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सेल्फ इंडक्टेंस एल जो होता है इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं, एल इक्वल टू होता है, ठीक है, माइनस ई डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला है, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहां पर डी इसकी वैल्यू रख दो ना, इसी से बन जाता है दूसरा फॉर्मूला, तो ऊपर नीचे का डिफरेंशियल आप काट दो तो सिर्फ बचेगा फाई अपॉन आई, ठीक है, सिर्फ इतना बचेगा। तो आप देख सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस के दो फॉर्मूलेज हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और इसी से दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, इसमें है कुछ नहीं, ये कट गया बस, ठीक है, फाई अपॉन आई बचा बस, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये दो फॉर्मूलेज ही हैं बच्चों जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, पूरे न्यूमेरिकल्स इन्हीं दो फॉर्मूले सॉल्व हो जाते हैं, बट बच्चे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इसका हुआ बना लेते हैं, इसको इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने तो बच्चों से कभी सिंपल एक फॉर्मूला पूछा तो कई बार बच्चों से बन नहीं पाता, क्यों, क्योंकि बुक्स में डिफरेंट तरीके से डेराइव किया गया है, ठीक है, तो बच्चे उन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखें आप इस चीज़ का, आपको दो ही फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं। इनफैक्ट आप अगर सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे काम हो जाएगा। चलो अब मैं बताता हूँ सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। सेल्फ इंडक्शन देखो यार बहुत ही इजी है सेल्फ इंडक्शन। अगर कोई लूप है, सो सपोज दैट इज अ लूप, ठीक है, इसमें करंट आई जो है ऐसे घूम रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, इसमें करंट आई दौड़ रहा है, तो अगर ये करंट आई कांस्टेंट है तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला है, ठीक है, नो ईएमएफ इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड हियर, ठीक है, हाँ, बट अगर, ठीक है, बट अगर
यहाँ पर करंट में कुछ चेंजेस आते हैं, है ना, करंट में अगर कुछ चेंज आता है, अगर करंट से चेंज होता है, तो करंट अगर चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और जब हम इसी चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी होता है, क्योंकि जो चीज़ क्रिएट करती है ईएमएफ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसी को हटा देंगे तो यहाँ आता है एल। अब आप समझ ही गए होंगे कि एल क्या है। एल्फ है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, जो कि हमने यहाँ पर देखा था, राइट। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये सब कंफ्यूज करते हैं आगे चलकर आपको, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रट लेना है, लिख लिख कर रट लेना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर करंट में कोई भी चेंज नहीं आता, अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन का एक और भी चीज़ है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी टी। हम जानते हैं कि ई इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ये हो जाता है एल डी आई अपॉन डी डी। एल कॉन्स्टेंट अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा एल आई, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। दरअसल एक और रिजल्ट ये है कि अगर किसी लूप में करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उसमें उसके थ्रू जो है मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है ना। हम सभी को जानते हैं कि अगर किसी लूप में करंट दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो है क्रिएट होता है ना। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो फ्लक्स। तो एक थ्योरी क्या कहती है कि फ्लक्स जो सेल्फ इंड्यूस्ड जो फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आई एल आ जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये फॉर्मूला क्या है। अब देखो बच्चों, आप देखोगे कितने सारे फॉर्मूलेज हो गए, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। समझ में तो आपको सब कुछ आ गया है ना, मुझे मालूम है। अब देखो इसी से आप एल इक्वस टू फाई अपॉन आई लिख सकते हो, और इसी से लिख सकते हो एल इक्वस टू, ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ई डी आई अपॉन डी टी। बच्चों आपको ना सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस, मेरी बात मान लेना, सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस, और नीचे वाला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला भी अपने आप बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये वाला, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखो कुछ चीज़ें अब आपको समझनी है, ठीक है। देखो ये हमारा, जब हम किसी, अब इंडक्टर क्या होता है ये समझ लो। इंडक्टर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होने वाला एक कंपोनेंट है, जैसे कैपेसिटर होता है ऐसे इंडक्टर होता है। आपके पास कोई भी कॉपर वायर है, आप क्या करो, उसको ऐसे करके स्प्रिंग बना दो, ठीक है, ऐसे स्प्रिंग बना दो, ठीक है, ये इंडक्टर बन गया, ठीक है, ये इंडक्टर बन गया। कुछ नहीं है, आप तार को घुमा घुमा कर स्प्रिंग जैसा बना दो, ठीक है, वो इंडक्टर बन गया, ठीक है, ओके। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर जो होता है, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे इंडक्टर में सेल्फ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करने का काम करे। अगर हम इससे करंट पास करेंगे तो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, है ना। ये बात तो अब आप समझ ही गए होंगे इतने सारे डिस्कशन से, ठीक है। तो हर एक इंडक्टर का एक इंडक्टेंस होता है ना, जिसे हम एल कहते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। अब देखो 3 केसेस पॉसिबल हैं। केस 1, अगर हमारे पास एक इंडक्टर है और अगर हम इससे करंट आई पास कर रहे हैं, बट हमारा करंट आई जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो एल होता है, ठीक है, सॉरी एल बोल रहा हूँ, ई जो होता है ना, आपको फॉर्मूला याद है, एल इक्वल्स टू माइनस ई डी आई अपॉन डी टी, है ना। इसी फॉर्मूले से हम सपोज करेंगे तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ठीक है,
दिस इज गोइंग टू बिकम एल डी आई अपॉन डी टी। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखो और कुछ नहीं, तो आप समझ गए होंगे। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होता है इंडक्टर में, ठीक है, तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगर हमारा, ठीक है, यहां पर डी आई अपॉन डी टी जो है अगर वो, ठीक है, नॉन जीरो है ना, मतलब इस बार करंट चेंज हो रहा है। ऐसा तब होता है जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे हम कोई लाइट स्विच ऑन करते हैं, है ना, जब हम कोई भी लाइट स्विच ऑन करते हैं ना, तो करंट की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम की तरफ बढ़ती है ना, आई मैक्स की तरफ क्या होता है, बढ़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, डी आई अपॉन डी टी नॉन जीरो हो जाती है, और ऐसे में करंट इंक्रीज होता है ना, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, 0 से बढ़ रहा है। जब हम स्विच ऑन करते हैं, कोई भी बटन जब हम दबा देते हैं, ऑन कर देते हैं कोई चीज़ को, तो करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम की तरफ भागती है, ठीक है, ओके। देखो तो अब क्या होगा, ऐसे केस में ईएमएफ क्रिएट होता है एल डी आई अपॉन डी टी। अब स्टूडेंट देखो यहाँ प्लस माइनस के चक्कर में आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखना। ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो जो चीज़ उसे क्रिएट करती है ना, वो उसको अपोज करता है। तो अगर करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना, अगर करंट ये फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, डेवलप होगा। आई बात समझ में आपको? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चीज़ को अपोज करता है जो चीज़ उसे क्रिएट करती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखो ये था हमारा सेकेंड केस, ठीक है। अब एक और केस है, थर्ड केस, उसे मैं बताता हूँ, केस 3। केस 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अगर हम किसी बल्ब को बंद करते हैं, हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को बंद करते हैं, ठीक है, स्विच ऑफ करते हैं, तो क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो इंडक्टर हमारे पास है उस सर्किट में, और अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी, और ये मैक्सिमम वैल्यू से कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पर करंट घट रहा है ना। तो जब करंट यहाँ पर घट रहा है, ठीक है, तो डी आई अपॉन डी टी जो है ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली करंट की वैल्यू क्या हो रही है, करंट है तो इस तरफ, बट करंट डिक्रीज हो रहा है ना। व्हाट इट इज डूइंग, इट इज डिक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग। यहां पर ये करंट इंक्रीज हो रहा था, और यहां पर अब ये करंट डिक्रीज हो रहा है। अब जब करंट डिक्रीज हो रहा है ना, तो हमने आपको बताया ना कि ईएमएफ ऐसे होता है जो कॉस को क्या करता है, ठीक है, कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अब क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो ईएमएफ होगा उस करंट को इंक्रीज करने का काम करेगा, इंक्रीज करने की उसकी हेल्प करेगा। तो ईएमएफ जो हमारा इंड्यूस होगा, ई इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। इस बार इसका जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा। अब आप उसमें आ गया, पूरा खेल गया। दरअसल इंडक्टर का काम ये है कि घटते हुए करंट को सपोर्ट करना और बढ़ते हुए करंट को रोकना, ठीक है, ओके। बढ़ते घटते हुए, अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको अपोज करना, और अगर करंट घट रहा है तो उसकी हेल्प करना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, ओके। तो फिलहाल मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, ओके, लेट्स गो फर्दर। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किरचॉफ, ठीक है, के वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमको कई बार इंडक्टर्स रहते हैं, तो हमें वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। देखो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है और जो आप लोगों को जो मालूम है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर लूप लूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, KVL अप्लाई करता हूँ, करंट मेरा ये फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस ई, क्योंकि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ईएमएफ में। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करते हैं ईएमएफ में, सो ईएमएफ इज टेकन टू बी पॉजिटिव। और जब हम करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं रेजिस्टर में, तो उसके उस पर जो वोल्टेज होता है उसे हम लेते हैं -IR, ठीक है। अगर हम जिस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है,
तो ये लेते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि KVL क्या बोलता है, नेट वोल्टेज इन एनी लूप इज 0, ठीक है, ओके। तो ये होता है। बट बच्चों अब क्या होता है जब हम यहाँ पर, ठीक है, इंडक्टर अप्लाई कर देते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी जस्ट अप्लाई द इंडक्टर। अब मैंने यहाँ पर क्या है, इंडक्टर लगा दिया है। आप क्या करोगे बच्चों, बहुत इजी है। देखो +E -IR, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब हम यहाँ ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ट्रेवर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है, यहाँ पर आप जो EMF यहाँ लेंगे ये होगा -L di/dt = 0। आपको ऐसे लेना है, मतलब जैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन आपने लिया था, ऐसे ही यहाँ पर जो EMF इंड्यूस हुआ है उसमें भी आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है, ओके। सो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर बेसिकली अगर I कांस्टेंट है तो ये क्वांटिटी आएगी ही नहीं। अगर आपका I कांस्टेंट हो जाएगा तो ये क्वांटिटी आएगी ही नहीं, ठीक है, दिस क्वांटिटी इज नॉट गोइंग टू कम, ठीक है। E = होता है -L di/dt। अगर हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो di/dt इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो ये di/dt पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारा E कितना लोगे आप, -L di/dt, ठीक है। और अगर आपका करंट डिक्रीज हो रहा है, जैसे स्विच ऑफ कर दिया है, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें करंट डिक्रीज हो रहा है, तो di/dt कुछ हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, +L di/dt। अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको नहीं मालूम है कि करंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, आप बेझिझक होकर हमेशा यहाँ पर नेगेटिव साइन ही लीजिएगा, ठीक है। यू ऑलवेज यूज ए नेगेटिव साइन हियर। हाँ, अगर आपको ये चीज़ पता चल जाती है, ठीक है, कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम लेटर ऑन इसे पुट कर सकेंगे, है ना। लेटर ऑन हम पुट कर देंगे कि अगर इंक्रीज हो रहा है करंट तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव कर देंगे। बट जब आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो आपको इक्वेशन ऐसे लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कि जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी कॉपर वायर को या किसी भी मेटलिक वायर को ऐसे स्प्रिंग के फॉर्म में बना दें, तो एक जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। और हर एक इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है L। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है सोलेनॉइड, है ना, आप जानते भी हैं। अगर हम, ठीक है, स्प्रिंग टाइप से कुछ बना देते हैं ऐसा, तो ये सोलेनॉइड बन जाता है, ठीक है। सोलेनॉइड की लेंथ L हो सकती है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N हो सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया S हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें होती है सोलेनॉइड में, लेंथ हो सकती है, नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम है तो L = होता है, ठीक है, μ0। अगर यहाँ पर एयर है अंदर तो यू शुड टेक μ0 n² S/L, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ना n/L को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। n/L कहलाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसे ये कहते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। आप चाहे तो इंडक्टेंस L को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि 100 प्रकार के फॉर्मूले याद नहीं रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ओके बच्चों। क्योंकि इंडक्टेंस तो मैंने बता दिया, सोलेनॉइड में अगर काफ़ी लंबा सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0 n I, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं इस यहाँ पर, ठीक है, बता देता हूँ यहाँ पर आपको कि ये अगर हमारा सोलेनॉइड है, ठीक है, अगर ये काफ़ी लॉन्ग है तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होता है इसके, वो होता है μ0 n I। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब यूज़ होगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे।
अगर इसकी कोई फाइनाइट लेंथ है, जैसे कि इस टाइप का सोलेनॉइड है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे बना कर बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, राइट। θ1 और यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है विच इज़ θ2, ठीक है, θ1 एंड दैट्स θ2, ठीक है। ओके सॉरी, दरअसल जो कॉन्वेंशन उसके हिसाब से इसको अंदर वाले को θ2 और इस वाले को θ1 लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है μ0 Ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो ये जो लॉन्ग वाला फॉर्मूला है वो इसी से डराइव हो जाता है, ठीक है। अगर सोलेनॉइड बहुत लेंथी है, बहुत लॉन्ग है, तो θ2 0 हो जाएगा और θ1 जो है 180 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पर सॉल्व कर पुट कर देंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखना है, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स देखो, जब क्या होता है, जब सोलेनॉइड से, ठीक है, तो मैं अब एनर्जी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि सोलेनॉइड में कितनी एनर्जी होती है। जब सोलेनॉइड से करंट फ्लो होता है, आई करंट जब इससे फ्लो कर रहा है, क्या हो रहा है, जब आई करंट इससे फ्लो होता है तो बेसिकली इसके अंदर जो है एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। देखो कैसे एनर्जी स्टोर होती है वो सब मैं बताऊंगा। यहाँ देखो थोड़ा सा बड़ा सा सोलेनॉइड बनाते हैं। एनर्जी इनसाइड सोलेनॉइड। देखो आपको तो मालूम है कि जब हम इस टाइप के कॉइल टाइप के स्ट्रक्चर से करंट पास करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, राइट। अब भी आपने देखा, ये देखो करंट जो है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना। देखो क्या होता है, जब हम करंट पास करते हैं ना आई, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होता है ना, ठीक है। तो दरअसल अगर इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है तो सोलेनॉइड अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करता है और वो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। और वो एनर्जी होती है E=12LI², है ना। तो बेसिकली अगर इसके अंदर से कांस्टेंट करंट अगर फ्लो कर रहा है या से वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। व्हाटएवर इसका करंट, अगर करंट आई फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, तो ये अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इस फॉर्म में होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है ना। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन्ड है ना, वो एनर्जी का रूप है, ठीक है। दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो है वो फॉर्म एनर्जी है। जैसे ही अगर आप अपने करंट को जीरो कर देंगे, ठीक है, तो करंट को जीरो कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम से कहाँ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, di/dt क्या हो जाता है, ठीक है, ये नॉन जीरो हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये EMF इंड्यूस होता है। तो ये EMF कहाँ से आता है, एक्चुअली में इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई है वही ये EMF के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब हम यहाँ से करंट को ज़ीरो कर देते हैं, है ना। तो वही जो एनर्जी होती है वो जो है यहाँ पर EMF सप्लाई करती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है और अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, करंट को ज़ीरो कर दिया, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो की तरफ चला जाएगा करंट। तो बेसिकली जब यहाँ से जब जो करंट फ्लो कर रहा था, जब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती तो हमारा जो EMF होता है वो उसको सपोर्ट करता है ना। जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई, दरअसल इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी थी वही एनर्जी यहाँ पर अब इस गिरते हुए करंट को सपोर्ट करती है, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस थिंग राइट नाउ। तो जो एनर्जी होती है सोलेनॉइड के अंदर, इंडक्टर के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है और वो होती है ½ Li², ठीक है, ½ Li², ठीक है। ठीक, अभी मैं कैपेसिटर तो नहीं पढ़ा रहा हूँ बट आप ध्यान से सुन लीजिए। कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी होती है और वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। आपको मालूम होगा कि यहाँ जब हम दो प्लेट्स को पास में रखते हैं और उनमें अपोजिट चार्जेस होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है ना, दैट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो है एनर्जी है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स देखो, एक चीज़ बताता हूँ ध्यान सुनना, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, है ना, और ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, है ना, आपने पढ़ा होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी होती है ना, सो एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है, सो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू होती है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। और यहाँ पर आप जो ई देख रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होती है ना, और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है तो उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू, और ये होती है एनर्जी पर यूनिट, ठीक है, वॉल्यूम। यहाँ पर आप जो बी देख रहे हो वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो सकती है। कैपेसिटर में एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, और इसमें जो इंडक्टर होता है इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर आपको कैपेसिटर की इसमें पता लगाना है कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी पर यूनिट, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली इस v का मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, यू विल गेट द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बहुत ईजी है, निकाल सकते हो, बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। देखो यार बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, मैं आपको साफ बता दूं। देखो अगर म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, ये हमारे पास है एक लूप, ठीक है, वायर का, और हम यहाँ से करंट पास करते हैं, ये लूप है 1, और यहाँ पर एक और लूप है लूप 2, इससे करंट पास नहीं करते हैं। तो जब हम यहाँ से करंट पास करते हैं ना, ठीक है, और अगर हम इस करंट को चेंज करते हैं di/dt को हम चेंज करते हैं, तो इसको उससे I1 बोल दो, ठीक है। तो जब हम इसे चेंज करते हैं बेसिकली, तो इसमें इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी। जब हम I को चेंज कर रहे हैं तो क्योंकि इसमें चेंजेस आ रहे हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसमें जब हम चेंजेस करते हैं तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है B1, जब हम I1 को चेंज करते हैं तो जो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रहा है वो भी चेंज होता है, और क्योंकि इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अब चेंज हो रहा है, इसी कारण से फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, है ना। इसी कारण से जो फ्लक्स होगा B1S उसमें चेंजेस आएंगे। अब क्योंकि फ्लक्स में चेंजेस आएंगे जो कि 2 के साथ लिंक्ड है, इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, ये जनरेट हो जाएगा, इसमें EMF जनरेट हो जाएगा, गॉट इट। इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम फर्स्ट लूप में करंट को चेंज करते हैं तो EMF दूसरे वाले में इंड्यूस होता है ना। हम फर्स्ट वाले लूप में करंट चेंज कर रहे हैं और EMF किस में इंड्यूस हो रहा है, सेकंड वाले में इंड्यूस हो रहा है, इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है बता देता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूँ। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे ये करंट लूप है, हमने इसी में करंट को चेंज किया, ठीक है, इसी में हमने करंट को चेंज किया और इसी में क्या है EMF जनरेट हुआ, और इसी में खुद ही में EMF जनरेट हो गया।
खुद ही में करंट चेंज हुआ और खुद ही में ईएमएफ जनरेट हो गया, इसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और जब हम एक फर्स्ट वाले में, प्राइमरी वाले में करंट चेंज कर रहे हैं और सेकेंडरी वाले में अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। डिड यू गॉट इट? अब बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन में बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, बाकी परेशान नहीं होना है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन, तो मैं यहाँ पर 2 लूप्स ड्रॉ कर देता हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। करंट इसमें फ्लो हो रहा है, दैट्स I1, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, सो दैट्स E2, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक है, फॉर्मूला ये है। तो एम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे मिलता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे मिलता है कि फर्स्ट वाले लूप में करंट चेंज हो रहा है, di1 अपॉन dt इज चेंजिंग, जिसके कारण क्या है, सेकेंड वाले लूप में ईएमएफ जो है इंड्यूस हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऊपर E2 क्यों लिखा है और नीचे I1 क्यों लिखा है, ठीक है। सो दैट इज़ द वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, phi2 अपॉन I1, ठीक है। मतलब हम करंट I1 यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ phi2 जो है फ्लक्स जो है यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। सो बच्चों बहुत सिंपल है, आप इस फॉर्मूले को याद रखना हो। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने सेल्फ इंडक्टेंस की केस में पढ़ा था, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर 2 सोलोनॉइड्स हैं, ठीक है, अगर उनको एक साथ रख दें तो उन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। ये एक्चुअली में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे होता है। तो मान लो कि ये हमारा एक इंडक्टर है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इंडक्टर, इसके ऊपर हम एक और इंडक्टर रख लेते हैं, ये दूसरा इंडक्टर है, सो दैट इज इंडक्टर 2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर, ठीक है, अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप देखो L का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। अब यहां पर हम कैसे निकालते हैं ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आपका म्यू नॉट तो आएगा। अब इसमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है n2 और इसके नंबर ऑफ टर्न्स है, इस वाले के नंबर ऑफ टर्न्स है n1। तो यहाँ पर n स्क्वायर है, तो एक्चुअली में यहाँ पर 2 n थे, तो यहाँ एक हो गया n1, एक हो गया n2। अब यहाँ पर दूसरा आता है कि एरिया S लेना है ना, तो आपको यहाँ पर क्या है, इन दोनों का जो कॉमन वाला एरिया है, तो कॉमन क्रॉस सेक्शन ये वाला है ना। तो इसका रेडियस अगर R1 है, ठीक है, तो ये इसका आपको कॉमन वाला जो कॉमन क्रॉस सेक्शन है ना वो ले लीजिए R1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आएगी लेंथ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, नीचे वाले का जो लेंथ है वो ले लेना है L1, ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और आपको ये फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। फिलहाल में मैंने आपको एकदम सिंपल वे में बता दिया है। एक्चुअली जब हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन के इंडक्टेंस फाइंड करने के, तो हम अगर हमारा केस ऐसा है तो हम ऐसा यूज फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूलेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हम ये दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। जब हमें लगता है कि इससे हमारा आंसर नहीं आएगा इस डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो हम हमारे पुराने जो फॉर्मूलेज हैं उन्हें यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो जैसे कि हमारे पास देखो एक कॉइल ये हो गई, इसी के सामने हम दूसरी कॉइल रख देते हैं, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L2। तो इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि कपलिंग हमेशा आइडल नहीं हो सकती है ना, क्योंकि इससे हम जब करंट I1 पास करेंगे तो जो भी यहाँ से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो पूरा नहीं निकलेगा, कुछ फ्लक्स जो है वो बाहर चला जाएगा, है ना। कुछ फ्लक्स जो है आप देखोगे कि बाहर भी जा रहा है, कुछ फ्लक्स अंदर जा रहा है। तो कपलिंग कभी भी आइडल हो ही नहीं सकती, आप कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों को सेल्फ इंडक्टेंस पता है तो बेसिकली फॉर्मूला ये कहता है, ठीक है, कि
अगर आइडल कपलिंग हुई है सो इट इज सिंपली इक्वल टू L1 अपॉन L1 इंटू L2 रूट ओवर अगर आइडल कपलिंग है। आइडल कपलिंग का मतलब होता है, 1 सेकेंड, आइडल कपलिंग का मतलब होता है कि कपलिंग ऐसी हुई है कि इससे निकलने वाला सारा फ्लक्स जो है इससे पास हो गया है ना, उसे आइडल कपलिंग कहते हैं। बट कभी भी आइडल कपलिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर कपलिंग आइडल नहीं है तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट के अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको दिया होगा कि कपलिंग आइडल है या नहीं है। अगर कपलिंग आइडल है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर कपलिंग आइडल नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह का रहता है। जैसे अगर हमने दो इंडक्टर्स को आपस में ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो इसका इंडक्टेंस L है, इसका L2 है, तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होता है L1 प्लस L2, ठीक है। अगर हमने इंडक्टेंस को ऐसे पैरेलल में लगा दिया है ऐसे, ठीक है, अगर हमने ऐसे लगा दिया तो इसका अगर L1 है, इसका अगर L2 है, तो इक्विवेलेंट एक इंडक्टेंस हो जाएगा, ऐसे निकलते हैं 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, ठीक है। आ गई बात समझ बच्चों, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सर्किट्स, तो हम पढ़ रहे थे बेसिकली इंडक्टर। देखो कोई भी इंडक्टर होगा उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो उसका जो भी रेजिस्टेंस है उसे साइड में लगा देते हैं। कोई भी इंडक्टर ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें रेजिस्टेंस ना हो, है ना। तो हमारा बना LR सर्किट, इसे हम कहते हैं LR सर्किट। बच्चों LR सर्किट में क्या होता है, जब हम करंट, जब हम स्विच ऑन करते हैं LR सर्किट को, जब हम क्या करते हैं यहाँ से EMF को जब हम ऑन कर देते हैं तो करंट यहाँ पर बढ़ता है, तो करंट जो गेन होता है ना, तो इसे बोलते हैं चार्जिंग, सो व्हाट यू शुड से करंट ग्रोथ। तो जैसे ही हम ऑन करते हैं, है ना, जैसे ही हम क्या करते हैं ऑन करते हैं, जब हम ऑन करते हैं तो करंट इंक्रीज होता है। तो करंट एकदम से नहीं बढ़ जाता है इंस्टेंटली, ऐसा नहीं होता कि करंट इंस्टेंटली एकदम से मैक्सिमम वैल्यू पर चला गया। जैसे मैंने आपको बताया ना, करंट जब जीरो से मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम की तरफ जाता है ना, I0 से इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो उस समय पर क्या होता है कि इंडक्टर उस चीज़ को अपोज करता है। इंडक्टर क्या करता है, उसको अपोज करता है, तो करंट एकदम से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। इट डज नॉट इंक्रीज सडनली, इट इंक्रीजेज स्लोली, ठीक है। तो ये इस तरह से इंक्रीज होता है, I0 1 माइनस ई की पावर, ठीक है, माइनस टी अपॉन टाउ एल। टाउ एल है टाइम कांस्टेंट L अपॉन R। चलो मैं अब आपको समझाता हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना टाउ कांस्टेंट का L अपॉन R। देखो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अब आप देखोगे कि अगर मैं t को इनफाइनाइट करता हूँ, है ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा I0। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत लंबे समय के बाद जो करंट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। और अगर मैं इनिशियल पॉइंट पर बात करूँ कि कितना करंट था, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब एकदम इंस्टेंटली अगर आप देखें कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद जो करंट था वो बेसिकली 0 था, है ना। तो बिगिनिंग में जो है एट द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, एट द वेरी बिगिनिंग जो इंडक्टर होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना, इट ऑफर्स द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट द बिगिनिंग, बट आफ्टर सम टाइम इट डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस, है ना, बट आफ्टर सम टाइम इट डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू द डीसी सर्किट, ठीक है। डिड यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर टू यू, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अगर हम करंट को ऑफ कर दें, तो अगर हमारी बैटरी को निकाल दें तो क्या होगा। बच्चों ये हमने बैटरी पहले कनेक्ट की थी, जिससे यहाँ पर क्या हुआ था, ये बेसिकली इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन गया था, है ना। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई थी, ठीक है, एल के अंदर। अगर हम यहाँ इस बैटरी को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, अगर मैं इस बैटरी को यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ,
सो क्या करें इसको, ठीक है। अब अगर मैं इस बैटरी को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, मैंने हटा दिया बैटरी, तो यहाँ पर से जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो जब करंट ऐसा होता है ना, हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर जो इंडक्टर है इस गिरते हुए करंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है ना, इट सपोर्ट्स द डिक्रीजिंग करंट। तो यहाँ पर जो करंट डिके है उसका फॉर्मूला होता है, कैसे करंट डिके हो रहा है, सो आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। टाउ एल वही है आपका एल अपॉन आर। तब आप तो समझ ही गए होंगे बच्चों। ठीक है, देखिए, सो बेसिकली यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो कि जब हम जब हमने बैटरी हटाई थी उस समय पर आप देखोगे कि इंडक्टर पूरा बैटरी का काम किया संभालता है, ठीक है। इन द बिगिनिंग इट कम्प्लीटली हैंडल्स द वर्क ऑफ द बैटरी, करंट आई नॉट है, ठीक है। बट जैसे ही क्या होता है, हमारा करंट, हमारा टाइम बढ़ता है, तो आई की वैल्यू आप देखोगे कि ज़ीरो हो गई है ना। सो करंट कम्प्लीटली ड्रॉप्स, तो इसे कहते हैं करंट डिके, ठीक है। अब बच्चों हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हमारे एलसी सर्किट। एलसी सर्किट एक्चुअली में डीसी से एसी में कन्वर्ट करने का भी काम करता है ना। अगर आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो तो एलसी सर्किट से कर सकते हैं, है ना। चलो, क्या है एलसी सर्किट हम समझते हैं। देखो, एलसी सर्किट में कुछ नहीं है, एक तरफ हम कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ लेते हैं इंडक्टर, सॉरी, ऐसा इंडक्टर इसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, ऐसा कैपेसिटर इसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो। हम हमारे कैपेसिटर को पहले चार्ज कर देते हैं बैटरी लगा के, है ना। इन द व्हाट वी डू, हम यहाँ पर एक बैटरी लगा के हमारे कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर देते हैं। फिर बाद में हम क्या करते हैं, बैटरी को हटा देते हैं। देन आफ्टर दैट वी जस्ट रिमूव द बैटरी, ठीक है। फिर हम बैटरी को हटा देते हैं, ठीक है, चार्ज करते हैं, फिर हटा देते हैं, और फिर उसको इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है एनर्जी। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक तरफ क्या करता है, ठीक है, एक तरफ ये पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। आई थिंक सो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया था, और एक तरफ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ना, तो ये क्या करता है, यहाँ से जैसे ही हम बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो होता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, और कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो भी डिक्रीज होने लगते हैं, है ना। चार्जेस जो होते हैं वो भी डिक्रीज होते हैं, और जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब इंडक्टर के अंदर पूरी एनर्जी स्टोर हो जाती है तो फिर क्या होता है, इंडक्टर खुद क्या करता है, जब उसके अंदर का करंट डिक्रीज होता है तो इंडक्टर खुद बैटरी की तरह काम करता है और वो करंट सप्लाई करता है ना। व्हाट इट डू, इट सप्लाइज द करंट। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है, पूरा सिस्टम क्या है, ठीक है। दरअसल मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा शॉर्ट में आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा डिटेल में चलता हूँ। देखो ये पूरा सिस्टम ऐसा है, ठीक है। अब आप समझो, ये है बटन 1, स्विच 1 एंड दैट इज स्विच 2। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम ना स्विच इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं तो जो कैपेसिटर होता है ये चार्ज हो जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज भी स्टोर हो जाता है, +1 यहाँ, -Q1 सॉरी Q0 यहाँ पर, ठीक है, कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो हमने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया।
जब हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। जब करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है तो कैपेसिटर कुछ समय के बाद डिस्चार्ज हो जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम करंट डेवलप हो जाता है ना, से आई नॉट करंट। फिर जब यहाँ पर आई नॉट करंट डेवलप हो जाता है पूरी तरह से और कैपेसिटर जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है बेसिकली, ठीक है, करंट की वैल्यू, अब करंट क्या होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो की तरफ जाएगा। जब करंट मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो की तरफ जाता है, ठीक है, स्टोर जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, इंडक्टर गेम खेलता है। इंडक्टर क्या करता है, सपोर्टिंग करंट को, डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। जब करंट की वैल्यू अब डिक्रीज, मतलब जब करंट क्या हो जाता है, ज़ीरो होने लगता है, करंट की वैल्यू, ठीक है, डिक्रीज़ होने लगती है, तो ये करंट क्या है, जैसे जैसे चार्ज होगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। चलो मैं एक बार, शायद कुछ पॉइंट्स मिस हो गए, एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं एक बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। अब आपको मुझे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताना पड़ेगा, आप समझ जाओगे अब। ठीक है, देखिए ये हमारा कैपेसिटर था, ये हमारा एल था, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, देखो कैपेसिटर, अभी यहाँ स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर जो करंट डिलीवर करता है वो मैक्सिमम करंट होता है ना। इन द बिगिनिंग इट डिलीवर्स द मैक्सिमम करंट। धीरे धीरे करंट की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है और करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है ना। स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट देता है, फिर करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। एक समय ऐसा आता है, ठीक है, जब यहाँ पर, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, करंट की, वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, होने लगता है। अब ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर जो है, क्योंकि करंट अब इसके अंदर से पास हो रहा था, अब क्योंकि करंट इसके अंदर से जो पास हो रहा था तो इसके अंदर क्या आता है, जो था इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है उस समय पर, ठीक है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन मेड, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टोर के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई है। अब जब कैपेसिटर करंट सप्लाई करना बंद करने लगता है, ठीक है, बंद करता है, तो यहाँ पर जो है इंडक्टर करंट सप्लाई करता है, ठीक है, क्योंकि अब एनर्जी इसके अंदर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है, अब क्योंकि करंट जब ज़ीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होने लगेगी, ठीक है, मैक्सिमम से क्या होगा, बी भी ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि करंट यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करेगा, है ना। सो करंट इज डिक्रीजिंग, तो क्योंकि करंट यहाँ से डिक्रीज हो रहा है इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसे सपोर्ट करेगा। ओके, सो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स वगैरह ले लिए हैं, बड़ा यूज़ कर लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं एक्सप्लेन की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अब आपको डायग्राम्स की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो कैपेसिटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फुली चार्ज है टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। और ये क्योंकि फुली चार्ज है इस कंडीशन पर, और ये एट दैट इंस्टेंट जो हमारा जो करंट है यहाँ पर 0 है, अभी करंट पास नहीं हो रहा। अब करंट पास होगा, जैसे ही करंट पास होता है, ठीक है, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाता है और अंदर जो चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, दैट सिंपली गोज टू 0, ठीक है, अंदर जो चार्ज होता है वो 0 हो जाता है। अब ऐसे केस में यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर मैक्सिमम करंट होता है ना, जब यहाँ पर मैक्सिमम करंट होता है, व्हेन द करंट इज मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो है इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, हाफ Li², ठीक है। यहाँ पर क्या है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर मैक्सिमम करंट आया। अब ये जो करंट होता है ना, मैक्सिमम करंट, ये बेसिकली कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है।
सो ये ज़ीरो कैसे हो गया, क्योंकि करंट है, चार्जेस जो थे फ्लो हो गए, सो दैट्स फिनिश्ड। बट अब जब यहाँ पर ऐसा होता है ना, तो फिर यहाँ पर होता है क्या उस समय पर, ठीक है, व्हाट एक्चुअली हैपन्स एट दैट टाइम। जब यहाँ पर करंट जो होता है ज़ीरो होता है, तो बेसिकली आप यहाँ देखोगे कि यहाँ जब करंट मैक्सिमम था और जब यहाँ ज़ीरो हुआ, तो करंट क्या हुआ, मैक्सिमम से जब ज़ीरो हुआ तो ये रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस हो रहा था, तो इंडक्टर ने क्या किया, उसको सपोर्ट किया, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया। तो करंट उसे क्या किया, सपोर्ट किया। इसी कारण से आप देखोगे कि इसने करंट को सपोर्ट किया और इसने क्या किया, कैपेसिटर को वापस से चार्ज कर दिया। बट अब इसने जो कैपेसिटर को चार्ज किया है वो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कर दिया। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आप देख रहे हो ऊपर नेगेटिव चार्ज कर दिया, क्यों, क्योंकि करंट यहाँ से जो पास हो रहा था इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और करंट की वैल्यू क्योंकि डिक्रीज हो रही थी तो इंडक्टर ने क्या किया, उसको सपोर्ट किया। तो इंडक्टर क्योंकि सपोर्ट किया तो इंडक्टर का जो डायरेक्शन था करंट देने का वो ये हो गया, ठीक है। तो इसने कैपेसिटर को चार्ज तो किया बट इसकी पोलैरिटी आप देख सकते हो चेंज हो गई है ना। अब क्या होता है कि कैपेसिटर के अब इसके अंदर एनर्जी जीरो हो गई है और अब पूरी एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गई है। अब कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होगा, अब कैपेसिटर, बट अब इसने कैपेसिटर क्या कर रहा है, अब इस बार जो करंट सप्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है ना। पहले करंट इस डायरेक्शन में सप्लाई हो रहा था, अब करंट किस डायरेक्शन में सप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो, मतलब आप देख सकते हो कि करंट पहले ऐसे गया फिर करंट ऐसे गया, मतलब ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली डीसी को किस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, एसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। डिड यू गॉट इट। अब जब कैपेसिटर अपना फुल करंट ट्रांसफर करेगा तो उसका चार्ज तो ज़ीरो हो जाएगा और वो क्या करेगा बेसिकली, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर देगा, हाफ LI स्क्वायर के फॉर्म में। अब क्या होगा, जैसे ही ये जो करंट है कुछ समय के बाद ये करंट मैक्सिमम से ज़ीरो होगा, जब करंट डिक्रीज होगा, जो करंट है जब वो डिक्रीज होगा तो ये यहाँ पर इसको सपोर्ट, इंडक्टर इसे सपोर्ट करेगा, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। तो इंडक्टर अब क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कर देगा और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज कर देगा। अब आप देखोगे कि अब इसके बाद जो करंट जब वापस से कैपेसिटर ट्रांसफ़र करेगा तो इस तरफ ट्रांसफ़र करेगा, मतलब करंट एक बार ऐसा घूमता है फिर करंट ऐसा जाता है फिर करंट ऐसा जाता है। तो कुल मिलाकर आप समझ ही गए कि ये AC में कन्वर्ट हो गया करंट, है ना। DC बैटरी सप्लाई किया था करंट को, वो AC में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली LC सर्किट जो होता है DC को AC में कन्वर्ट करने का काम करता है और यहाँ पर एक्चुअली में चार्जेस जो होते हैं वो ऑसिलेट होते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स उसकी बता देता हूँ। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे SHM होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो ऑसिलेट होते हैं, तो चार्ज जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है SHM के, ठीक है। आपको याद रखना होगा मेगा स्क्वायर क्यू, है ना। तो चार्ज जो होता है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है और इसे सॉल्व करने से हमें मिलता है Q = Q0 cos ω t। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, ठीक है, वी विल नॉट टेक मच टाइम। देखो आप देखोगे कि यहाँ स्टार्टिंग में सबसे पहले हाईएस्ट चार्ज था, बट कुछ समय के बाद आप देखोगे कि चार्ज की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है ना, ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाता है ना, फिर चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो ऑसिलेट करता रहता है, चार्ज की जो वैल्यू होती है ना वो ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है, इट ऑसिलेट्स लाइक दिस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ओमेगा है दैट्स इक्वल टू होता है 1/LC, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सर्किट में अगर आपको करंट निकालना है कि करंट की वैल्यू कितनी है तो आप सिंपली dQ/dt डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, आपको करंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल यहाँ पर अप्लाई कर दी हमने, ठीक है, दिस द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर हो गई लाइक दिस, है ना। सो दिस इज प्राइमरी। प्राइमरी में हम इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट
यहाँ से हम इनपुट वी आई देते हैं, यहाँ से जो करंट आते जाता है इनपुट करंट होता है, ठीक है। यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है वी ओ, जो भी करंट होता है आउटपुट करंट कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे काम कैसे करता है, देखो जब हम यहाँ से ना एसी करंट को हम जब यहाँ से डालते हैं, है ना, तो करंट क्या होता है, यहाँ से बेसिकली इस तरफ जाता है और फिर उसका डायरेक्शन फिर चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर एसी करंट डालते हैं तो डी आई अपॉन डी टी क्या होता है, बेसिकली डी आई वन अपॉन डी टी बेसिकली क्या होता है, नॉन जीरो होता है, और ये नॉन जीरो होता है। और यहाँ से जो भी फ्लक्स बनता है ना, जब हमारा करंट चेंज होता है तो फ्लक्स बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स क्या होता है, ये जो आयरन का आप देख रहे हो ना, ठीक है, आयरन का ये जो हिस्सा है, फ्लक्स इसमें ऐसे ट्रेवल करता है एक बार, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू चेंज होती है ना, देन इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरह से फ्लक्स जो होता है वो यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर जो है ट्रेवल करता है, इस तरफ फिर इस तरफ फिर इस तरफ फिर इस तरफ। तो क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो चेंज होता रहता है, तो क्योंकि फ्लक्स इसके थ्रू निकलता है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो भी क्रिएट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी यहाँ पर क्रिएट होता है उसका भी डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो वो बेसिकली इस आयरन की मदद से, जो भी ये आयरन का टुकड़ा है, आयरन लाइक थिंग, उसकी मदद से इस कॉइल के भी अंदर से गुजरता है, ठीक है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस कॉइल के अंदर से भी गुजरता है, एक बार ऐसे गुजरता है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी बार में मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसे गुजरता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बार बार बदलती है, क्योंकि ये करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि एसी है तो एसी की वैल्यू में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एसी की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जिसके कारण डी आई अपॉन डी टी चेंज होता है, जिसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे पास होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, इंडक्टर लग गया, इंड्यूस हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है, और यहाँ पर क्या होता है, ईएमएफ यहाँ से यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। मतलब देखो हम यहाँ पर से वोल्टेज अप्लाई करते हैं इनपुट, और यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, देखिए जितना फ्लक्स यहाँ से गुजरता है, ठीक है, जितना फ्लक्स एक्चुअली में हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर को ऐसा क्रिएट किया जा करते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है कि जो भी फ्लक्स यहाँ से निकलता है पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ चला जाए, है ना, आइडल कंडीशन में जितना ही फ्लक्स यहाँ से ऐसे बनेगा पूरा इससे निकल जाएगा। तो फ्लक्स जो है कम्प्लीटली दूसरी, इस एक पहली प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स होता है कम्प्लीटली जो होता है दूसरी कॉइल में चला जाता है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि फ्लक्स, ठीक है, पर टर्न इन प्राइमरी इक्वल टू होता है फ्लक्स पर टर्न इन सेकेंडरी। तो अगर यहाँ से प्राइमरी फ्लक्स 5p है और नंबर ऑफ टर्न्स np है, तो ये हो जाता है 5s नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। अब आप देखो मैं अगर ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, d5p अपॉन dt अपॉन np d5s अपॉन dt अपॉन ns। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा EP, ठीक है, EMF इन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू हो जाएगा EMF इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वाइट वेल, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। सो ये हो गया है ES अपॉन, ठीक है, लाइक दिस। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक और गेम है, और वो ये होता है कि इनपुट पावर जो होती है, यहाँ से हम जो भी पावर इनपुट करते हैं, तो आइडल ट्रांसफार्मर है तो उतनी ही पावर हमें यहाँ पर भी मिलेगी, है ना। तो PI इक्वल्स टू PO होता है हमारा आइडल ट्रांसफार्मर के केस में।
और अगर ट्रांसफार्मर आइडल नहीं है तो उसकी एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर से एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आइडल कंडीशन को लेता हूँ फिलहाल में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वी आई आई इक्वल्स टू वी ओ आई ओ, ठीक है। इसको आप प्राइमरी कॉइल एंड दैट इज़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, EMF इन द सेकेंडरी कॉइल एंड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो देखो यहाँ से काम हम और कर सकते हैं, ES अपॉन EP, ठीक है। यहाँ से आप देखो ES अपॉन EP इक्वल्स टू हो जाता है IP अपॉन IS, सो IP अपॉन IS इक्वल्स टू ये हमारा हो जाता है NS so that is going to be NS अपॉन NP, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे की चीज़ें बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है आगे के लिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए अगर आप ना नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स को ज़्यादा करते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स से, ठीक है, तो NS अपॉन NP इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, है ना। और NS अपॉन NP इक्वल्स टू कितना होगा, ES अपॉन EP, ठीक है। सो ES इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर दैन EP। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा EMF इंड्यूस होता है, मतलब वोल्टेज बढ़ जाता है। अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है, इफ़ यू हैव टू क्रिएट ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे कि IP है ना, इसी से हमें ये इसके भी बराबर है, तो IP अपॉन IS इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 एंड IP इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर दैन, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर वोल्टेज बढ़ा है ना, अगर वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ है तो करंट डिक्रीज़ हुआ है ना। तो आप देख सकते हो कि सेकेंडरी में करंट जो है डिक्रीज़ हुआ है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर ऐसा कुछ नहीं है कि करंट और वोल्टेज दोनों को इंक्रीज़ कर सकता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही काम करता है। अगर एक चीज़ को इंक्रीज़ करता है तो दूसरी चीज़ को डिक्रीज़ करता है ना। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए इसे कि ये हमारा अगर ट्रांसफार्मर है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो से स्टेप अप ट्रांसफार्मर बताता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज इंक्रीज़ करता है, ठीक है। क्या करता है, जो वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, VS, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज़ करता है उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो वोल्टेज तो इंक्रीज़ करता है, बट यहाँ पर क्या होता है, जो करंट होता है ना उसको ये डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसको ये चीज़ मेंटेन करनी होती है, PI इक्वल्स टू PO, मतलब इनपुट पावर, मतलब प्राइमरी कॉइल में जो पावर और सेकेंडरी कॉइल में जो पावर है इसको मेंटेन करना होता है। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का खेल है पूरा। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घट जाती है, ठीक है। और बेसिकली ये कब होता है, जब हम टर्न्स बढ़ाते हैं। तो अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्रिएट करना है तो आप नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स को इंक्रीज़ कर लीजिए, इट शुड बी ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, आपका वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस इतने ही से ही तो फॉर्मूलेज थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हम देख लें हमारा वीडियो कितना लेंथी हो गया। सो इट इज़ समथिंग 1 घंटे से 1 घंटे 20 मिनट का हो गया बच्चों। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बट ये हो गया, मुझे भी नहीं पता चला,
ठीक है। बाकी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अगर आप पूरा देख लिए यहाँ तक तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हम सभी चैप्टर्स फिजिक्स के फंडामेंटल चैप्टर्स कवर कर देंगे, डोंट वरी, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।